स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने अगले एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स की सीरीज में। आज पेपर 1 चैप्टर 4 लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एपिसोड नंबर है 32 और इससे पहले 31 एपिसोड में हमने सारे टॉपिक चैप्टर 1 से लेके इस टॉपिक तक एवरी सब टॉपिक कवर किए हैं। आज के चैप्टर के आज के डिस्कशन के अंदर इस टॉपिक में क्या देखेंगे हम? सबसे पहले मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म की क्या थी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था वेबर का बहुत सारा थियरी जो है क्लियरली कहीं ना कहीं मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग को कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है। फिर वेबर ने कैपिटलिज्म पे क्या अंडरस्टैंडिंग दी, प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, उसके अंदर कैल्विनिज्म वाला एस्पेक्ट क्या है, और साथ ही साथ में दूसरे रिलीजन के ऊपर वेबर का क्या मानना था। अगर हम देखें एज फार एज द मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिज्म इज कंसर्न्ड, मार्क्स opined that on the basis of the dialectics, the contradictions present in FOP and ROP leads to change in the epoch of history, and on the basis of this, primitive communism, ancient modes of productions, feudal modes of productions, capitalistic modes of productions. So capitalistic modes of production was purely a stage in the modern society. It was largely the result of the changes brought in the FOPs and ROPs. तो मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म एक स्टेज हुआ करता था सोसाइटी के अंदर, एक स्ट्रक्चर मान सकते हैं टेक्निकली हम, और ये कैपिटलिज्म मार्क्स ने थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखा, इनफैक्ट पूरा ही नेगेटिव तरीके से देखा। हालांकि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मार्क्स ने बताया कि इसके कारण किस तरीके से इक्वालिटी आएगी। मार्क्स कंसीडर्ड कैपिटलिज्म एज एन इरैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, जहां पे प्रॉफिट इरैशनल तरीके से परस्यू किया जाता है, एज मच सरप्लस एज पॉसिबल, व्हिच लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ प्रोलेटेरिएट्स। On the other hand, Weber did not understand capitalism from such a perspectives. To Max Weber, capitalism was a rational pursuit of profit, and to Max Weber, capitalism was not a structure present in the modern society, not a structure, or it's not something which is only present in the modern societies. Rather than capitalism, to Max Weber was a form of spirit, and that spirit is universally present throughout the societies. तो Weber बोलते थे कि ये spirit होता है. Capitalism is the spirit which is not just present in the modern society. It existed societies since tradition. और इसने टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म का भी एक आइडियल टाइप दिया, जहां पे बोलते हैं कि किस तरीके से बूटी कैपिटलिज्म, पेरिया कैपिटलिज्म, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म, और बाद में मॉडर्न सोसाइटी पे आता है मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। जब मार्क्स ने बोला कि कॉन्ट्रडिक्शंस एफओपी और टेक्नोलॉजी के चेंजेस के बेसिस पे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के चेंजेस पे कैपिटलिज्म आता है, वेबर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों होने जरूरी है, तभी जाके मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म आएगा। तो हालांकि कैपिटलिज्म पहले भी था, लेकिन जो मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म के ऊपर ये प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थियरी है, वो तभी डेवलप होता है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो या सेटिस्फाइड हो। तो स्पिरिट है और हर सोसाइटी में है, लेकिन ये मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी में रहता है, क्योंकि और ये किस तरीके से डेवलप होता है, इन दोनों तरीके से। ये क्यों इस सोसाइटी में, विल लुक इनटू दैट। इससे आगे जब वो थियरी देखते हैं, अपनी थियरी है प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर, मैक्स वेबर ने क्लियरली बोला ही वाज रिलीजियसली अनम्यूजिकल। देयरफॉर एक नॉर्मल तरीके से तो रिलीजन पढ़ेंगे नहीं। इससे पहले रिलीजन पढ़ी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से रिलीजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन सोसाइटी एज सच। वेबर गेव अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। वेबर नाउ wanted to understand if you look into the economic factors were clearly prevalent in the societies of China and India, but however the modern rational capitalism for the first time develops in the Western societies. This particular thing propelled Max Weber to understand what are the factors which are responsible for the rise of modern rational capitalism in the Western societies, and he starts studying द वेस्टर्न सोसाइटीज। उसने पूरे वेस्ट का मैप लिया एज सच, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझा रहा हूं। ही स्टार्ट्स लुकिंग इनटू और ही कंडक्ट्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज। वेस्ट का मैप लिया और देखा कि कैपिटलिज्म यहां पे किधर किधर है, एंड व्हेन ही मे बी, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ताकि आप समझ सको, ऐसा कुछ किया नहीं है मैक्स वेबर ने, ताकि आपको समझ में आए कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स तक कैसे पहुंचे मैक्स वेबर। He looks into the Western societies and he found out that in all the places where the Protestant religion was present, it was those places where modern rational capitalism first developed. याद रखना, फर्स्ट डेवलप्ड, बाद में जाके बहुत सारी और जगह आया। फर्स्ट वही हुआ वेस्ट के अंदर, जहां पे प्रोटेस्टेंट सेक्ट था क्रिश्चियनिटी का। अब उन्होंने उन प्रोटेस्टेंट एरिया को स्टडी करना स्टार्ट किया और उधर देखा कि इन प्रोटेस्टेंट एरियाज में भी वहां फर्स्ट आया कैपिटलिज्म,
जहां पे केल्विनिज्म प्रेजेंट था। तो अब उसे लगा कि शायद इस केल्विनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, और वहां से वो पढ़ते हैं केल्विनिज्म को एंड देते हैं अपनी थियरी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ऐसा क्या था उस केल्विनिज्म के अंदर कि उन्हीं एरिया में सबसे पहले कैपिटलिज्म आया और धीरे धीरे जाके वो कैपिटलिज्म सब जगह स्प्रेड होता है। जॉन केल्विन ने दिया था 17th सेंचुरी में कैल्विनिज्म। अब कैल्विनिज्म था क्या? कैल्विनिज्म इज a sect of, or in fact it's an interpretation, it's a particular sect of प्रोटेस्टेंट, जहां पे प्रोटेस्टेंट्स की जो वैल्यूज है उसको एक री इंटरप्रिटेशन किया गया। अब उस री इंटरप्रिटेशन को समझने से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज कौन सी है इधर। बस पहला इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। प्रोटेस्टेंट मानते हैं, ये कैल्विनिज्म नहीं बता रहा हूं, यहां पे प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। प्रोटेस्टेंट में दो वैल्यूज हुआ करती थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, ये इस अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन प्रेजेंट इन द प्रोटेस्टेंट religion or the Protestant value of doctrine of predestination highlights that the destination of one, whether he'll go to hell or heaven after death, is fixed, predetermined, fixed है ये, वो चेंज नहीं कर सकते आप। और साथ में था नोशन ऑफ कॉलिंग, के नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब होता है दैट यू कैन फाइंड आउट whether your destination is hell or heaven। बट प्रोटेस्टेंट के अंदर वो तरीका नहीं था कि किस तरीके से ये पता चलेगा कि मैं हेल जाऊंगा या हेवन जाऊंगा। जॉन केल्विन ने इस डॉक्ट्रिन को रीइंटरप्रेट किया और ऐड कर दिया, इन ऑर्डर टू नो योर डेस्टिनेशन, वन that your destination is determined whether it is hell or heaven is dependent upon the material worth which you develop in this society। जितना ज्यादा पैसा रहेगा आपके पास, उससे पता चल जाएगा कि आप हेल जाओगे या हेवन जाओगे। एंड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ what you call as notion of calling largely led to the development of what we called as Protestant ethics. When this interpretation was given, now Protestants started earning wealth, they started saving, they started focusing on materialistic aspects, and maybe this was the reason, as per Weber, which largely propelled the modern rational capitalism in the societies of West, specifically in the Protestant areas, within those areas, in the places where the Calvinism was largely present. इस प्रोटेस्टेंट एथिक्स से डेवलप हुई उधर में स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, लाइक टाइम इज मनी, इंटरेस्ट पे द मनी हैज टू बी गिवन, फ्यूगल लिविंग, all those avoiding luxuries in life, dedication towards your work, disciplined nature of working, all that spirit of capitalism developed। तो टेक्निकली स्टूडेंट प्रॉब्लम जो फेस करते हैं इस कनेक्शन में होती है, बाकी थियरी इज लाइक अ केक वॉक। कि वेबर ने पहले वर्ल्ड देखा, वर्ल्ड के अंदर वेस्ट को देखा, कैपिटलिज्म यहां पे पहले आया, इसके अंदर उसने देखा कि वहां पे है जहां प्रोटेस्टेंट है, इसके अंदर देखा कि वहां पे है जहां कैल्विनिज्म है। अब वो देखते हैं क्यों आया कैल्विनिज्म से, क्या कोई रिलेशनशिप है, वो देख नहीं रहे कि ये इसी से है, वो ही वांटेड टू फाइंड आउट इज देयर एनी रिलेशनशिप। तो उसे पढ़ना पड़ गया कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म जब पढ़ा तो उससे पता चला कि ये जो प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज है इसका री इंटरप्रिटेशन दिया था जॉन कैल्विन ने, और उस री इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुई प्रोटेस्टेंट एथिक्स, और उधर से डेवलप हुई स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, लीडिंग टू द राइज ऑफ मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। अगर ये कनेक्शन बिठा लिया एंटायर थियरी, यू विल नेवर एवर रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ। इसको रिमेंबर करना काफी आसान हो जाता है बिकॉज यू हैव established a connection। And this was the theory of Max Weber as far as the Protestant ethics and spirit of capitalism is concerned। अगर इससे आगे जाए तो हम देखते हैं इस थियरी को फर्दर प्रूव करने के लिए मैक्स वेबर जो है और रिलीजन पढ़ते हैं, क्या सच में कोई रिलीजन का कनेक्शन है कैपिटलिज्म। बिकॉज एक जगह आई गॉट द कनेक्शन बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एथिक्स विच वर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द कैल्विनिज्म और कैल्विन सेक्ट। Is there any other relationship? He also proved otherwise as well. Okay, there were certain religion present in certain societies which did not radiate appropriate values। क्योंकि वेबर ने पहले बोला इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों होने चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इधर प्रेजेंट थे लेकिन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं थे। अब वो हिंदुइज्म को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हिंदुइज्म में देयर वर सर्टेन स्ट्रक्चरल बैरियर्स। उधर वो बोलता है कास्ट सिस्टम एक ऐसा बैरियर था जहां पे मेरिट के बेसिस पे वो
डिविजन नहीं हो पाया काम का। और आइडियोलॉजिकल बैरियर था द नोशन और द थियरी ऑफ कर्मा, पाप पुण्य मैट्रिक्स, where the people were more focused on pilgrimage and other aspects rather than focusing. The stress of this Hinduism, according to Max Weber, was largely on the focus of performing one's duties, pilgrimage, and others, and as a result, this largely hampered capitalism in the Weberian terms. वैसे ही उन्होंने चाइना की सोसाइटी को पढ़ा, और चाइना में दो धर्म या religions were very prominent. One is Confucianism. Here he advocates that this religion largely gives more importance to the ethos of cultural understanding, as the status here is determined on the basis of one's cultural knowledge, not on the basis of economics. तो जब इकोनॉमिक्स पे रिलीजन स्ट्रेस ही नहीं करेगा तो लोग कल्चर पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, और इसी के कारण वहां पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और ताओइज्म, जहां पे वो बोलते हैं कि ताओइज्म के अंदर डॉक्ट्रिन्स ऐसी थी विच लार्जली प्रोहिबिटेड इनोवेशंस, दे डिड नॉट encourage innovations, and you know it well, for capitalism to develop sufficiently, innovation is the blood, innovation is the basis upon which the capitalism can be developed as such. So he proved in from this both that yes, there is connection between the values present and the capitalism, but however, please make sure Weber never says that the religion leads to the rise of capitalism. Weber never says that Protestant led to the rise of capitalism. Weber never said that the religion hampers capitalism. Weber only says that appropriate values are required for the development of rational capitalism. These appropriate values can come from religion, can come from different types of culture, can come from family socializations, or can come from anything. If this value coupled with the infrastructure is present, then we have the modern rational capitalism. So the Weberian analysis of Protestant ethic and spirit of capitalism, Weber is not advocating that the Protestant religion or its interpretation largely led to capitalism. He advocates sufficient values radiated by Protestant led to the development. Protestant ethic leads to capitalism, not Protestant religion, and those ethics was the result of interpretations attached, not religion per se. इससे आगे बढ़े तो contributions और critique इस theory की देखी जाती है. This theory in itself was a very mesmerizing theory, very a completely a different approach, because prior to this theory, religion was considered as a factor which hampers economic development. Through this theory, we can directly see that if religion has appropriate values, it can propagate, profess, and it can promote the capitalism present in a society. तो एक नया मीनिंग दिया कैपिटलिज्म को एक स्पिरिट के फॉर्म के अंदर, और किस तरीके से रिलीजन का भी मीनिंग चेंज हुआ कि वो चेंज ला सकती है अगर राइट वैल्यूज हो रिलीजन के अंदर. लेकिन बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया, स्पेशली टी.एन. Madan, an Indian sociologist, advocated that the capitalism in India was the result of capitalism led to the development of Protestant ethic. It was not the reverse one. But technically, this is not a critique of Weber. It's a celebration of Weber, as Weber never highlighted any cause-effect relationship, as Weber always advocated a correlations where the cause could be the effect as well. वैसे Kotoski, एक Marxist sociologist, बोलते हैं कि Weberian theory largely looks like a justification for the capitalism to be present. कि Protestant was merely a justification used in order to largely hide the exploitative nature of capitalism. Maybe it certainly does look true to an extent that एक पर्टिकुलर वैल्यू से आप कैपिटलिज्म को जस्टिफाई कर देते हो, so that you hide the exploitative nature of the capitalism which is being professed and practiced. So this is how you actually learn your sociology as such. If this is the way you want to learn your sociology, then this is the code which you should use, where right now our courses are offered at 14,999, where your entire conceptual clarity plus answer writing would be included in this batch. And if you're seriously interested in it here, then from Monday onwards, we are starting with the first chapter of our sociology, and come and witness the magic of how sociology is actually felt and learned. Thank you so much. Use the code DIVLIFE if you want a discount on this. And this price is only going to be till 21st of April. The prices will drastically increase once the Civil Services Day is done with. Thank you. Have a nice day. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.